सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ऑब्लिक इंसिडेंस के सेकंड केस डिस्कस करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम केस फर्स्ट में ये डिस्कस कर चुके थे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो आज के इस वीडियो में सेकंड वाले केस में ये डिस्कस करेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो इससे पहले का एक वीडियो है पार्ट 1 का, वो मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये कोई मेरे पास एक इस तरीके का प्लेन है एंड मैंने क्या किया, इस वाले प्लेन को मान लिया कि एक्स है, ओके। एंड दूसरा वाला मेरा जो एक्सिस है उसको मैं मान लेता हूं कि ये वाला मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। ये वाला मेरा कौन सा जेड एक्सिस है, यानी टू प्लेन में ही एक प्लेन सरफेस में काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो दूसरा एक प्लेन होगा वो जीरो होगा, यानी क्या है एक्स से जेड है तो वाई वाला जो प्लेन होगा हमारा वो जीरो होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस वाले प्लेन सरफेस पे, या इसको आप ठीक है इस प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट कर लेता हूँ, ओके। कुछ इस तरीके से मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर दी, ओके। इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट वेव, अच्छा। एंड क्या हो जाएगा, ये वाली जो इंसिडेंट वेव है ये प्लेन सरफेस है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड ये जो वेव है कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, ये ट्रांसमिटेड वेव बोलूंगा मैं इसको, ट्रांसमिटेड वेव। बस अब हमको क्या करना है, इसके कंपोनेंट निकालने हैं। एंड कंपोनेंट किस तरीके से निकाल लेते हैं, देखो जरा, हम इस वाले पॉइंट को लेकर अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालना चाहूंगा तो ये ऊपर वाला ये एक कंपोनेंट हो गया और इस डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट हो गया, एंड इसका रिजल्टेंट जो होगा ये वाला होगा, इसको मैं बोलूंगा बी नॉट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, एंड ये पहले और एक काम कर लेते हैं कि जो इंसिडेंट वेव के साथ इंसिडेंट वेव ने जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया मैं उसको बोलूंगा थीटा आई। इस रिफ्लेक्टेड वेव ने जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया मैंने उसको बोला थीटा आर। एंड इस ट्रांसमिटेड वेव ने इस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको मैं बोलूंगा थीटा टी। बहुत बढ़िया है यहां तक। अच्छा, अब मैं जिस तरीके से हम बोल रहे थे कि इसको हम क्या निकाल रहे थे, हम इसके कंपोनेंट निकाल रहे थे, कुछ इस तरीके से इसके भी कंपोनेंट निकालना चाहूंगा मैं। ये वाला एक कंपोनेंट निकाला, ये वाला एक कंपोनेंट निकाला और इसका एक रिजल्टेंट कंपोनेंट निकालूंगा। यहां लिखा मैंने बी नॉट, ओके। एंड ये ट्रांसमिटेड वेव रिफ्लेक्टेड वेव के लिए है तो इसके लिए यहां लिखा आर, ओके। सिमिलरली इसी तरीके से मैं इस वाले पॉइंट पे इसके कंपोनेंट निकाल लेता हूं। इसको एक कंपोनेंट निकाला, ये वाला एक कंपोनेंट निकाला और इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। मैं इसको बोलूंगा बी नॉट और ये ट्रांसमिटेड वेव है इसके लिए यहां लिखा टी, ओके यहां तक। एंड हमेशा याद रखना है आपको, खड़ी वाली लाइन के साथ एंगल बनाना है। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा, थीटा ऑफ आई, ओके। ये वाली खड़ी लाइन इसके साथ एंगल बनाया थीटा आर, ओके। एंड ये वाली खड़ी लाइन इसके साथ जो एंगल बनाया वो बनाया थीटा टी। एंड इन दोनों को सबको मैं ऐसे इस तरीके से जोड़ लेता हूं। इसको मैंने इस तरीके से जोड़ लिया, ओके। इसको भी जोड़ लेता हूं, इन तीनों पॉइंट को ऐसे जोड़ लिया। अब हमको बस चेक करना है कि इसके एक्सिस कौन कौन से हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल वाला z है तो ये z बनेगा, अपोजिट वाला z। वर्टिकल वाला x है तो ये भी x बना, अच्छा। एंड उसके साथ हॉरिजॉन्टल वाला z है तो ये इसके सामने वाला z बनेगा। वर्टिकल वाला x है तो इसके सामने वाला x बनेगा। एंड ये हॉरिजॉन्टल वाला z इसके सामने वाला z, वर्टिकल वाला x उसके सामने वाला x, ठीक है यहां तक। एंड इससे पहले वाले वीडियो में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमको ये भी पता है कि डायरेक्टली लिखना चाहूंगा मैं, वी नो दैट क्या। अब वो वाला इक्वेशन मैं यहां डायरेक्टली लिखूंगा, वो आया था ई नॉट ऑफ इंसिडेंट प्लस ई नॉट ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ट्रांसमिटेड। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब हमको इसके लिए कंपोनेंट निकालने लेने हैं, है ना। तो कंपोनेंट निकालेंगे हम, तो कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट, अब ये कंपोनेंट किस एक्सिस के लिए निकालेंगे हम, एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा तो एक्स एक्सिस के लिए जो इंसिडेंट वेव का कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एंड ट्रांसमिटेड वेव का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ठीक है। अब हमको बेसिक थोड़ा सा साइन वाला, साइन थीटा कॉस थीटा के वो बेसिक डेफिनेशन पता होनी जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम अगर मैं साइन थीटा आई की बात करूंगा तो साइन थीटा आई क्या हो जाएगा, देखो जरा, थीटा आई यानी कि अपोजिट साइड कौन सी है, जेड है। हाइपोटेनियस कौन सा है, हाइपोटेनियस मेरा ये बी नॉट ऑफ आई हो गया, तो ये मेरे पास z इज इक्वल टू आ गया बी नॉट ऑफ आई साइन थीटा आई, ओके। अगर मैं कॉस थीटा आई की बात करूंगा तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा यानी कि एडजेंशियन साइड x, हाइपोटेनियस है मेरे पास बी नॉट ऑफ आई, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा बी नॉट ऑफ आई कॉस ऑफ थीटा आई।
अब यहाँ से y कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, x कंपोनेंट और z कंपोनेंट आ गए हैं, तो वही हमने ऊपर वाले इक्वेशन में कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखा है। ये लिखने से पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ एक बार क्या लिखा है। लेट अस कंसीडर अ प्लेन ऑफ इंसिडेंट, हमारे पास कोई एक प्लेन ऑफ इंसिडेंट है इन xz प्लेन। EM वेव इज अ प्रोपोगेटिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ये वाला पहला वाला मीडियम है और ये वाला हमारा दूसरा मीडियम है, ठीक है। अब पहले वाले मीडियम में इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव दोनों ही एक ही मीडियम में है, बस हमारी जो ट्रांसमिटेड वेव है वो सेकंड मीडियम में है, एंड विच हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले वाले मीडियम का L1, वेलोसिटी V1, परमिटिविटी ε1, परमिएबिलिटी μ1, एंड दूसरे वाले मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, वेलोसिटी V2, परमिटिविटी ε2 एंड परमिएबिलिटी μ2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहां से देखो इसके हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो पहला x कंपोनेंट तो मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x कंपोनेंट b नॉट ऑफ i, ओके, b नॉट ऑफ i, एंड साथ में क्या है cos ऑफ थीटा i, कॉमा y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट अभी अभी यहां से निकाला है हमने b नॉट ऑफ i, यहां लिखा मैंने b नॉट ऑफ i, एंड यहां से sin ऑफ थीटा i, sin ऑफ थीटा i, ओके। सिमिलरली इसी तरीके से अब हमको क्या निकालना है, देखो जरा, इस वाले रिफ्लेक्टेड के लिए sin थीटा r, ओके, sin थीटा r, थीटा r यानी कि sin अपोजिट साइड z, हाइपोटेनियस कौन सा है यहां से b नॉट ऑफ r, तो यहां आ गया b नॉट ऑफ r, तो यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी b नॉट ऑफ r, sin थीटा i की जगह पे आएगा थीटा r, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से मेरे पास है cos थीटा यानी कि एडजेंशियंट साइड, ये है x, लेकिन यहां से देखो ये मेरा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, z एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, z एक्सिस के नीचे हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि क्या है नेगेटिव लगा सकता हूं मैं इस x को, बिल्कुल लगा सकता हूं, एंड उसका हाइपोटेनियस कौन सा है b नॉट ऑफ r, ओके। तो यहां से b cos ऑफ थीटा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय b नॉट ऑफ r, तो यहां से आ जाएगा मेरा x इक्वल टू b नॉट ऑफ r cos ऑफ थीटा r, ओके। तो एंड y कंपोनेंट आल्सो 0 हो जाएगा, तो यहां से मेरा x कंपोनेंट आ गया माइनस ऑफ b नॉट ऑफ r, यहां से cos ऑफ थीटा r, कॉमा y कंपोनेंट 0, एंड z कंपोनेंट यहां से b नॉट ऑफ r, एंड यहां से sin ऑफ थीटा r, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हमको इस ट्रांसमिटेड वेव के लिए निकालना है। तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए देखा जाए तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए sin ऑफ थीटा t, ओके, एंड उसका अपोजिट साइड कौन सी है उसकी z है, एंड हाइपोटेनियस कौन सा है b नॉट ऑफ t, तो यहां आ गया फिर से एक बार b नॉट ऑफ t, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर से एक बार, यहां से r की जगह पे आ गया t, sin थीटा r की जगह पे थीटा t, cos ऑफ थीटा r की जगह पे अगर आप देख पा रहे हो कि ये थीटा t यानी कि एडजेंशियंट साइड उसकी x है, लेकिन यहां नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में ही शो कर रहा है, तो यहां पॉजिटिव आ गया, एंड यहां b नॉट ऑफ r की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां t आ जाएगा और यहां भी t आ जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस हट जाएगा b नॉट ऑफ t cos ऑफ थीटा t, ये सारा सब्स्टिट्यूशन वहां कर देंगे तो हमारे वो दूसरे वाले कंपोनेंट भी आ जाएगी। तो दूसरा वाला कंपोनेंट मेरे पास x कंपोनेंट है b नॉट ऑफ t, ओके, b नॉट ऑफ t, एंड cos ऑफ थीटा t, y कंपोनेंट 0, और z कंपोनेंट है b नॉट ऑफ t, एंड sin ऑफ थीटा t, बोलो बढ़िया है यहां तक। ये कंपोनेंट समझ में आ गए। अब हम क्या कर लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन का यूज कर लेते हैं। तो यहां तक मैं ये डायग्राम मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, अब यहां तक अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। यहां लिखूंगा मैं यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। जैसे मैं बाउंड्री कंडीशन की बात तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के या मैग्नेटिक फील्ड के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं अक्रॉस द बाउंड्री। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहूंगा इसको, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी के फॉर्म में H1T लिखा इज इक्वल टू ये क्या रहेगा H2T, ओके, T यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट, पहले वाला मीडियम H1, दूसरा वाला मीडियम H2। सो देखो मेरे फ्रेंड्स, H1 के फॉर्म में इक्वेशन आ गया, लेकिन हमारे पास ये जो कंपोनेंट हमने निकाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में निकाले हैं, तो हमको B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ H, ये वाला फॉर्मूला भी पता है। तो क्या यहाँ से मैं H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पहले वाले कंपोनेंट के लिए यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसे B1 अपॉन म्यू1 एंड प्लस पहला वाला ही मीडियम है तो इसके लिए यहां मैं लिखूंगा म्यू1 एंड यहां फिर से एक बार B1 डिवाइडेड बाय म्यू1। तो ऐसा लिखने की वजह से एक ही बार लिख लो B1 अपॉन म्यू1 इज इक्वल टू यहां लिखा मैंने B2 अपॉन
μ2। ओके, यहाँ भी μ1 आना चाहिए। तो पहले वाले मीडियम में आपने देखा होगा कि हमारी इंसिडेंट वेव थी और रिफ्लेक्टेड वेव थी, तो क्या मैं इसको यहाँ से 1/μ1 मैंने कॉमन निकाला। ओके, यहाँ से एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला कंपोनेंट अगर लिखूं तो यहाँ आएगा मेरे पास b नॉट ऑफ i cos ऑफ थीटा i, एंड दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड के लिए कंपोनेंट है माइनस b नॉट ऑफ r। ओके, एंड यहाँ से क्या है cos ऑफ थीटा r। ठीक है, बढ़िया, यहां तक इज इक्वल टू 1/μ2 को मैंने नीचे लिखा। b2 के लिए यानी कि ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा अभी b नॉट ऑफ t साइन b नॉट ऑफ t cos ऑफ थीटा t। ओके, x कंपोनेंट की बात चल रही है पहले तो cos थीटा t। ओके, अब क्या किया जाएगा, अब मान लेते हैं कि हम इफ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बराबर हो जाएगा तो 1/μ1, तो यहां से मैं cos ऑफ थीटा या b नॉट i एज इट इज रखा, माइनस अब यहां से cos ऑफ थीटा i को एज इट इज माइनस b नॉट ऑफ r cos ऑफ थीटा r की जगह पे लिखा मैंने थीटा i। ओके, एंड इज इक्वल टू 1/μ2 ब्रैकेट में है b नॉट ऑफ t cos ऑफ थीटा t। क्या मैं यहां से कॉमन निकाल के उस साइड में भेज सकता हूं cos ऑफ थीटा i। ओके, 1/μ1 को एज इट इज यहां से b नॉट ऑफ i और माइनस b नॉट ऑफ r कॉमन निकाला एंड उसके डिवाइडेशन में भेज दिया, तो 1/μ2 एंड यहां से b नॉट ऑफ t और यहां से cos ऑफ थीटा t डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा i। ओके, यहां तक, एंड इस cos ऑफ थीटा t डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा i इसको क्या बोलते हैं हम अल्फा बोल देते हैं, एंड ये μ1 को भी उस तरफ भेज देते हैं, तो ये मेरे पास b नॉट ऑफ i माइनस b नॉट ऑफ r इज इक्वल टू यहां से ऊपर μ1 डिवाइडेड बाय μ2, यहां लिखा मैंने b नॉट ऑफ t एंड इसके जगह पे लिखा अल्फा, और यहां मैं लिखना चाहूंगा कि वेयर अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा t बटे cos ऑफ थीटा i। ओके, यहां तक, और एक अब यहां से हमको एक रिलेशन पता होना जरूरी है कि वी नो दैट, एक रिलेशन वी नो दैट, कौन सा वाला रिलेशन माय डिफरेंस, पहली वाली वेलोसिटी v1 ऊपर आएगा b नॉट, ओके, एंड सॉरी e नॉट ऑफ i डिवाइडेड बाय b नॉट ऑफ i। ओके, ये वाला रिलेशन e नॉट ऑफ i डिवाइडेड बाय b नॉट ऑफ i। अगर मैं यहां से b नॉट ऑफ i की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी b नॉट ऑफ i इज इक्वल टू e नॉट ऑफ i डिवाइडेड बाय v1। सिमिलरली अगर मैं v1 की ही बात करूं, यानी कि पहले वाले मीडियम के लिए ट्रांसमिटेड वेव की रिफ्लेक्टेड वेव की बात करूं, तो यहां आ जाएगा ऊपर e नॉट ऑफ r डिवाइडेड बाय b नॉट ऑफ r, और यहां से इसको घुमा दूं यहां से, तो यहां आ जाएगा b नॉट ऑफ r और नीचे आ जाएगा v1। एंड सिमिलरली अगर दूसरे वाले मीडियम की बात करूंगा मैं b नॉट ऑफ t, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा e नॉट ऑफ t एंड डिवाइडेड बाय दूसरे वाले मीडियम में थी वेलोसिटी v2। तो ये सारा सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे इस वाले इक्वेशन में, ताकि हमारा ये वाला जो इक्वेशन है ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, मैं मिटा रहा हूं ऊपर का थोड़ा सा। तो देखो मेरे फ्रेंड्स, अब क्या हो जाएगा, इस b नॉट ऑफ i की जगह पे मैं ये वाला ये वैल्यू पुट करूंगा e नॉट ऑफ i। ओके, e नॉट ऑफ i डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी v1 माइनस b नॉट ऑफ r की जगह पे ये वाली वैल्यू e नॉट ऑफ r डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू, अब क्या करूंगा, इस μ1/μ2 को एज इट इज रहने दिया, μ1/μ2 इनटू अल्फा, एंड ये b नॉट ऑफ t की जगह पे e नॉट ऑफ t बटे v2। ओके, बढ़िया, यहां तक। अब क्या किया जाएगा, यहां से v1 कॉमन निकाल के उस तरह भेजा जाएगा, एंड ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, e नॉट ऑफ i माइनस e नॉट ऑफ r इज इक्वल टू v1 μ1 डिवाइडेड बाय μ2 v2 यहां अल्फा, यहां से e नॉट ऑफ t, और फिर से एक बार अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होगी कि ये हमारा क्या है, बीटा है ना, बीटा है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं क्या कि e नॉट ऑफ i माइनस e नॉट ऑफ r इज इक्वल टू, इसको लिखा मैंने बीटा और पहले अल्फा लिख लेता हूं, अल्फा यहां लिखा बीटा और यहां लिखा e नॉट ऑफ t, एंड इसको इक्वेशन नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, एंड यहां वेयर हमारे पास जो बीटा है वो क्या है, μ1 v1 डिवाइडेड बाय μ2 v2। ओके, बढ़िया, यहां तक। अब माय डियर फ्रेंड, सिंपल सा हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 के एक बार एडिशन करेंगे एंड एक बार सब्सट्रैक्शन करेंगे, तब हमारे पास फ्रेजनल्स इक्वेशन आ जाएगा, एंड उसी फ्रेजनल्स इक्वेशन का यूज करके हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ देखो जरा, मैं यहां लिख लेता हूं कि एडिंग, पहले तो ऐड कर लेते हैं, एडिंग
इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। एक और दो को ऐड कर लेते हैं सिंपल सा। ऊपर है ई नॉट ऑफ आई प्लस ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ टी। ओके, एंड डिनोमिनेटर में सॉरी नीचे दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, ई नॉट ऑफ आई माइनस ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू अल्फा बीटा ई नॉट ऑफ टी। ठीक है, इसके क्या कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट ऑफ आई हो गया एंड इज इक्वल टू यहां से मैंने ई नॉट ऑफ टी प्लस अल्फा बीटा ई नॉट ऑफ टी कॉमन निकाला जाएगा वहां से। तो कॉमन निकालने के बाद ये मेरे पास बनेगा 2 ई नॉट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बीटा, एंड बाहर क्या निकाला है हमने, ई नॉट ऑफ टी। और यहां से अगर ई नॉट ऑफ टी की वैल्यू निकालूंगा तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ई नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू 2/1 प्लस अल्फा बीटा, एंड यहां आ जाएगा ई नॉट ऑफ आई। ओके, एंड इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा मैं 3rd। ओके, सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन नंबर 3rd है, ये हमारे पास एक फ्रेजनेल्स इक्वेशन आ गया जिसका यूज हम आगे जाके करने वाले हैं। तो यहां तक आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। फिर से एक बार हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 and 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, ऊपर लिखा मैंने इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्टेड बाय इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। ओके, ऊपर एक को लिख लेता हूं पहले, तो ई नॉट ऑफ आई प्लस ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ टी। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा है, ई नॉट ऑफ आई माइनस ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू अल्फा बीटा ई नॉट ऑफ टी। ओके, इसकी क्या रहे हम, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव था तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास ई नॉट ऑफ टी माइनस अल्फा बीटा ई नॉट ऑफ टी। क्या निकाला जाएगा कॉमन यहां से, ई नॉट ऑफ टी, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बीटा, एंड यहां बाहर निकाला मैंने ई नॉट ऑफ टी। यहां से ई नॉट ऑफ टी की वैल्यू आप यहाँ उस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ई नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट ऑफ 1 माइनस अल्फा बीटा एज इट इज रहा, ई नॉट ऑफ टी की जगह पे ये 2/1 प्लस अल्फा बीटा, एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ई नॉट ऑफ आई। ये 2 गेट कैंसिल, एंड हमारे पास ई नॉट ऑफ आर के लिए इक्वेशन आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बीटा, एंड मल्टीप्लीकेशन में साथ में है ई नॉट ऑफ आई। सो दिस इज आवर सेकंड फ्रेजनेल्स इक्वेशन। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं, एंड इक्वेशन नंबर 3 and 4 जो सेकंड केस के लिए हमने फ्रेजनेल्स इक्वेशन निकाले है, तो वो कुछ इस तरीके से आ गए। सिमिलरली अब हम क्या कर लेते हैं, इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। यहां तक नोट कर लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। ओके, मिटाऊं, ओके। सो देखो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। अब यहां मैं बार बार डेफिनेशन नहीं लिखूंगा पूरी, आप पिछले वाले वीडियो में एक बार देख लीजिएगा। यहां से रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ओके, ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव टू द इंसिडेंट वेव। ठीक है, अब यहां से मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना चाहूंगा उसका कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इट इज द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। अब ये इंटेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी ई नॉट का स्क्वायर। ओके, ई नॉट का स्क्वायर। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहूंगा कि इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एंड साथ में यहां एंगल भी लगा देना cos थीटा। ओके, ये हो जाएगा 1/2। पहले वाले मीडियम रिफ्लेक्टेड वेव पहले वाले मीडियम में थी, तो यहां आ जाएगा एप्सिलॉन 1, उसके लिए वेलोसिटी v1, और यहां आ जाएगी ई नॉट, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए r उसका स्क्वायर, एंड यहां से cos ऑफ थीटा r। ओके, आई इंसिडेंट इज इक्वल टू हो जाएगी 1/2। इंसिडेंट वेव भी पहले ही मीडियम में थी, तो इसके लिए उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1, उसकी वेलोसिटी v1, ई नॉट ऑफ इंसिडेंट का स्क्वायर cos ऑफ थीटा i। और हमने ये भी मान के चले थे कि अभी जो थीटा i जो था हमारा, वो थीटा r के बराबर था, यानी कि थीटा r ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। बचता है हमारे पास सिर्फ r इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ r का स्क्वायर बटे ई नॉट ऑफ i का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ r का स्क्वायर, देखो जरा ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी यहां से 1 माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, एंड यहां से ई नॉट ऑफ i का स्क्वायर,
एंड यहाँ बचा हुआ एक ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर, दोनों गेट कैंसिल, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया मेरे पास 1 माइनस अल्फा बीटा उसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बीटा उसका भी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन अब कितना दूं 5 दे देता हूं, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो इसको मैं सेकंड केस बोलूंगा या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ओके, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ओके। सो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को मैं कैपिटल टी से दिखाऊंगा और ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, है ना, इसको लिखूंगा मैं, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय या अपॉन ट्रांसमिट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, है ना। दोनों में फर्क इतना ही है कि ऊपर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में ऊपर इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड वेव की और इसमें है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में इंटेंसिटी है रिफ्लेक्टेड वेव की। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं इंटेंसिटी दोनों की निकालना चाहूंगा इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या ये मेरे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। देखो अगर मैं इंटेंसिटी निकालूंगा किसके लिए, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, ओके, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, ट्रांसमिटेड वेव के लिए, यहां लिखा मैंने ट्रांसमिटेड वेव के लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 1/2। ट्रांसमिटेड वेव हमारे दूसरे वाले मीडियम में थी इसलिए एप्सिलॉन 2 एंड उसकी वेलोसिटी दूसरे मीडियम में v2 एंड उसके बाद क्या हो जाएगा ई नॉट ऑफ टी का स्क्वायर एंड यहां से कॉस ऑफ थीटा टी। सिमिलरली आई इंटेंसिटी निकालेंगे इंसिडेंट वेव के लिए तो 1/2 कांस्टेंट, इंसिडेंट वेव पहले वाले मीडियम में थी इसलिए एप्सिलॉन 1, दूसरी उसकी स्पीड वेलोसिटी v1 एंड यहां से ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर और यहां से कॉस ऑफ थीटा आई। ओके बढ़िया, यहां तक क्या किया जाएगा इस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 v2 यहां से आ गया ई नॉट ऑफ टी का स्क्वायर बटे एंड यहां से एप्सिलॉन 1 v1 ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर एंड यहां लिखा मैंने cos ऑफ थीटा टी डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा आई और cos ऑफ थीटा टी डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा आई, इसको हम अल्फा बोला था हमने पिछले वाले पार्ट्स में भी और यही भी उसको यहां भी अल्फा कंसीडर करेंगे। ओके नाउ उससे पहले और एक काम कर लेते हैं, ये जो एप्सिलॉन 2 है इसको हम क्या कर लेते, थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। इसका कन्वर्जन किस में करेंगे, देखो जरा, ये वाला फार्मूला हमको पता है कि c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट था। ओके तो क्या मैं इसको v1 का स्क्वायर लिखने के बाद 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 v1 बोल सकता हूं और v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 v2 भी बोल सकता हूं। तो यहां से हम एप्सिलॉन 1 की वैल्यू निकाली जा सकती है 1 अपॉन v1 का स्क्वायर और सॉरी यहां से μ1 और यहां भी μ1, ओके μ1, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां हो जाएगा μ1 एंड एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये इस तरफ चला गया जाएगा तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर एंड μ1 यहां भी μ2 आ जाएगा, सॉरी यहां μ2 और यहां भी μ2। अब ये वाला सब्स्टिट्यूशन हम इस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाले इक्वेशन में पुट अप कर लेते हैं, तो ये मेरे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 की जगह पे माय डिफरेंस ये वाला फार्मूला 1 अपॉन v2 का स्क्वायर एंड यहां μ2 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 की वैल्यू, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा क्या, ये v1 का स्क्वायर और μ1 ऊपर चला गया, बचता क्या है v2 अपॉन v1 और साथ में क्या है ई नॉट ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर एंड इसकी जगह पे हमने अभी अभी आपको बोला है कि क्या मानना है हमको उसको अल्फा, ठीक है। यहां से एक v1 का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, v2 स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचता है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ऊपर है μ1 v1 डिवाइडेड बाय और नीचे क्या है μ2 v2 साथ में है अल्फा ई नॉट ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर, ठीक है। और फिर से एक बार इसको क्या मानते हैं, बीटा मान लेते हैं। अभी अभी हमने इससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले सीखा है, इसको क्या मानते हैं बीटा, ठीक है। कर दिया जाएगा वहां से सब्स्टिट्यूशन, तो ये मिटा के मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, अब यहां तक नोट कर लीजिएगा ठीक तरीके से। सो देखो माय फ्रेंड्स, अब मैं क्या कर लेता हूं, इस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को आगे कंटिन्यू करते हुए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू साथ में है अल्फा, इस वाले कंसेप्ट को मान लिया बीटा और साथ में है ई नॉट ऑफ टी का स्क्वायर बटे ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा, इस ई नॉट ऑफ टी का स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी यहां से, ठीक है। देखो जरा, एंड यहां से मेरे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा ई नॉट ऑफ टी का स्क्वायर यानी कि और साथ में यहाँ ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर भी मैं यहाँ लिख लेता हूं एंड इसका स्क्वायर करते हुए यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड यहाँ से 1 प्लस अल्फा बीटा का हो जाएगा पूरा स्क्वायर एंड साथ में क्या है ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर, ये ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर ई नॉट ऑफ आई का स्क्वायर कैंसिल,
तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा बटे 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा 6। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ये पहले वाले 3 और 4 पहले वाले इक्वेशन है उसको ध्यान में रख लेना। अब हमको ये भी पता है कि अगर मैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की सम करूं तो वो किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। ये भी हमको प्रूफ करना होता है। यहां से मैं मिटा देता हूं और ये आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। देखो जरा, ये आपको सवाल भी पूछा जा सकता है कि शो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। सो नाउ देखो जरा, मैं यहां कर लेता हूं शो दैट, क्या हमको शो करना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं। तो यहां मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड, वो है मेरे पास r प्लस टी इज इक्वल टू r, मेरे पास ये है ये वाला पोर्शन, तो मैं यहां लिख लेता हूं 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बटे 1, सॉरी यहां ऊपर माइनस है, एंड 1 प्लस अल्फा बीटा का यहां भी होल स्क्वायर, प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ये वाला आ गया है मेरे पास 4 अल्फा बीटा बटे 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बेस से में तो पावर की एडिशन कर लेते हैं। तो यहां मैंने लिखा r प्लस टी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बटे 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक बा, r प्लस टी इज इक्वल टू, इसको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपांड करूं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा बटे 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, r प्लस टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 एज इट इज, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर बटे 1 प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर इसका फॉर्मूला अगर फिर से एक बार इसको एक्सपांड करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, यानी कि r प्लस टी इज इक्वल टू मैं 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास बना 1 प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बिकम्स 1, एंड वही तो हमको प्रूफ करना था, r प्लस टी इज इक्वल टू 1। ओके, सो देखो ये वाला पोर्शन। सो इस तरीके से हमने ये ऑब्लिक इंसिडेंस के दोनों केसेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम आगे वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि ब्रूस्टर्स एंगल्स। तो बस इसी वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इससे पहले का जो वीडियो है वो एक बार आप जाके जरूर देख लेना, वहां से भी आपकी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। एंड तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।